नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शंभू चारण। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी टेलर में। आज हम अनजाने लक्ष्य की यात्रा पे का प्रथम भाग शुरू करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। अनजाने लक्ष्य की यात्रा प्रथम भाग में आपका स्वागत। एक व्यापारी और एक कुत्ते वाला बूढ़ा पुराने ज़माने में एक देश में एक व्यापारी था। उसके यहाँ पीढ़ियों से व्यापार चला आ रहा था। एक बार उस देश में एक व्यक्ति आया जो बहुत बूढ़ा हो चुका था। उस व्यक्ति के साथ एक कुत्ता था। उस बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि वह अपने कुत्ते के साथ दुनिया भर में घूम घूम कर गड़े हुए खजाने खोजने का काम करता है और कई देश के राजे महाराजाओं ने उसे इस काम में एवज़ में मोटी रकम चुकाते हैं। लेकिन मैं सिर्फ उनके लिए काम नहीं करता, मैं जहाँ भी जाता हूँ अपने लिए भी खजाने की खोज किया करता हूँ और उसे चुपके से अपने घर भिजवा देता हूँ। उस बूढ़े ने बताया, अब तक मैंने बहुत धन दौलत जमा कर ली है और लगभग सारी दुनिया घूम चुका हूँ, तो अब कहाँ का सफ़र है? व्यापारी ने पूछा। क्यों? बूढ़े ने संदेह से उसकी तरफ देखा कि तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम मुझे कमज़ोर बूढ़ा मत समझना। मैंने बड़े बड़े चोर डाकुओं का मुकाबला किया है और पहली बात तो मैं अपने साथ कभी धन लेकर नहीं चलता, उसे तो मैं आगे भिजवा दिया करता हूँ। नहीं नहीं, आप ऐसा मत सोचिए। दर हकीकत मैं एक व्यापारी हूँ, उस व्यापारी ने कहा, और मैं अपने इस काम में धन लगाने को उत्सुक हूँ। लेकिन मुझे आपके धन की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे पास तो इतनी दौलत है कि मैं एक देश ही खरीद सकता हूँ, वह बूढ़ा बोला। फिर आप इस आयु में यह काम क्यों करते हैं? व्यापारी ने पूछा। कि तुम्हारी उत्सुकता बिल्कुल सहज है, लेकिन यह काम मैं धन के लिए नहीं करता, वह बूढ़ा बोला। मैं तो इसे अपनी दुनिया घूमने की प्रवृत्ति के वश में करता रहा, लेकिन अब कई बार इसे अपने मित्र राजा महाराजाओं के आग्रह पर करना पड़ता है। आखिर संबंध भी कोई चीज़ है। वह थोड़ी देर रुका रहा, फिर आगे बोला, लेकिन बस अब बहुत हुआ। अब मेरी उम्र हो चली है और मैं अब घर जाकर बची ज़िंदगी अपने परिवार के साथ अपने कमाए हुए धन का उपभोग करना चाहता हूँ। इसलिए यह मेरा अंतिम सफ़र था और मैं अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। यह विद्या आपने कहाँ से सीखी? उस व्यापारी ने पूछा। यह विद्या मैंने सीखी नहीं, बल्कि मैंने अपने इस कुत्ते को इसके लिए प्रशिक्षित किया है। बस मेरा यह कुत्ता अपनी सूंघने की ताकत से छिपे खजाने का पता लगाकर मुझे बता देता है और मैं जाकर वहाँ खुदाई करके खजाने को निकाल लेता हूँ। वाह, तब तो यह कुत्ता बहुत कीमती है। कीमती? अरे मैं तो इसके बगैर कुछ भी नहीं। यह मुझे अपने भाई बंधुओं से भी अधिक प्रिय है। लेकिन आप तो यह कार्य छोड़ रहे हैं, फिर इसकी आपको क्या आवश्यकता है? अरे मूर्ख व्यापारी, तू व्यापार के अलावा कुछ भी नहीं जानता। भला अपने बंधु बांधवों की किसे आवश्यकता नहीं होती, और अपने जीवन के अंतिम काल में तो व्यक्ति अपने बंधु बांधवों के सानिध्य में ही जीवन काटना चाहता है। लेकिन यह तो कुत्ता मात्र है, व्यापारी ने समझाया। यह तुम्हारे लिए कुत्ता है, लेकिन मेरे लिए तो यह बंधु बांधवों से कम नहीं। मैं तुम्हारा आशय भली प्रकार समझता हूँ, लेकिन मैं इसे किसी कीमत पर तुम्हें बेचने वाला नहीं, वह बूढ़ा व्यक्ति बोला। इस प्रकार तो आप इसकी प्रतिभा को व्यर्थ करना चाहते हैं, व्यापारी बोला। तुम हो तो व्यापारी, लेकिन बात बुद्धिमानी की कर रहे हो, बूढ़ा व्यक्ति सोचते हुए बोला। लेकिन मैं यह प्रतिभाशाली कुत्ता तुम्हें क्यों बेचूं? क्योंकि मैं इसका समुचित मूल्य चुका सकता हूँ, व्यापारी बोला। मैं कैसे मान लूँ कि तुम इसका समुचित मूल्य चुका सकते हो? बूढ़े ने प्रश्न किया। आप मेरे साथ मेरे घर चलकर विश्राम कीजिए,
वहीं हम इसका मूल्य भी तय कर लेंगे और वहीं से आपकी आशंका का भी निवारण हो जाएगा। बूढ़ा इस बात पर सहमत हो गया। व्यापारी ने बूढ़े की खूब आवभगत की और कुत्ते को भी बहुत अच्छी तरह अलग कमरे में रखा और अपने नौकरों को उन दोनों की सेवा में लगा दिया। आखिर वह बूढ़ा संतुष्ट हो गया और उसे अपना कुत्ता बेचने पर राज़ी हो गया। लेकिन कुत्ते की कीमत चुकाने से उस व्यापारी को अपना सारा व्यापार और सारी संपत्ति बेचनी पड़ी। अब उसके पास सिर्फ वह पुश्तैनी मकान ही बचा रह गया। लेकिन व्यापारी के लिए यह भी कोई घाटे का सौदा नहीं था। अपने परिवार के रहने का इंतज़ाम करके कुछ धन अपने राह खर्च के लिए साथ रहकर वह कुत्ते के साथ ले चल पड़ा। वह पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। धीरे धीरे आबादी पीछे छूट गई और वीरान बियाबान अपनी बाहें फैलाए उसकी अगवानी को आतुर लगने लगे। अब कुत्ता आगे आगे और उसका नया मालिक यानी वह व्यापारी पीछे पीछे चल रहे थे। ऐसा लगता था मानो कुत्ता राह दिखा रहा है और उसका मालिक पीछे पीछे चल रहा है। वे कभी खेतों की मेड़ों पर चलते, कभी घास के मैदानों और कभी चारागाहों को पार करते। उन्होंने कभी पत्थरों पर पैर जमाते हुए उथले नालों को पार किया तो कभी लकड़ी के लट्ठों और ढूंढों के सहारे बड़ी बड़ी उफनती नदियों को पार किया। कभी लहरों से अटखेलियाँ की तो कभी अंधेरी रातों में टूटकर गिरते तारों के पीछे दौड़ लगाई। कभी पहाड़ों की चढ़ाई से लोहा लिया तो कभी ढलानों पर फिसलते रहे। आखिर वे उस देश की सीमाओं से बहुत दूर निकल गए। अभी वे एक घने जंगल के मध्य भाग में ही पहुँचे थे कि कुत्ते ने एक खाई की तरफ दौड़ लगा दी। परेशान व्यापारी उसे आवाज़ लगाता हुआ पीछे पीछे दौड़ा। एक गुफा के मुहाने पर जाकर कुत्ता रुक गया और आसपास की ज़मीन को सूंघ सूंघ कर उछल कूद मचाने लगा। व्यापारी यह सोचकर खुशी से फूला नहीं समा रहा था कि पहला खजाना इतनी जल्दी मिल गया। वह कुत्ते को पुचकारने लगा, लेकिन वह कुत्ता एक गुफा में घुस गया। व्यापारी बाहर बैठा इंतज़ार करता रहा। बहुत देर तक जब कुत्ता बाहर नहीं आया तो व्यापारी को लगा कि अंदर जाकर देखना चाहिए। जैसे ही वह अंदर जाने को हुआ तो उस गुफा से कुछ लोगों के भागने की आवाज़ सुनाई दी। इससे पहले कि वह संभले, कुत्ता भागता हुआ गुफा से बाहर आया और व्यापारी के पैरों से लिपट गया। उसके पीछे पीछे भागते हुए दो लोग बाहर आए और उसे देख चौंक गए। फिर उन्होंने कुत्ते को उसके पैरों से लिपटते देखा और उनमें से एक ज़ोर से बोला, अरे देखो तो कौन आया है। दूसरा थोड़ा चौंका, फिर जरा अचकचाया और अपने साथी से फुसफुसाते हुए पूछा, तुम्हें पक्का यकीन है? बिल्कुल, पहले वाले ने कहा। तुमने इस पिल्ले को नहीं देखा? फिर वह व्यापारी से बोला, और तुम क्या सोचते हो? तुम भैंस बदलकर हमें धोखा दे सकते हो? तुम भूल गए क्या कि हम कौन हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आप लोग कौन हैं और मुझे कैसे जानते हैं? व्यापारी बोला। लेकिन हम लोग अच्छी तरह जान गए हैं, तू फिर हमें चकमा देना चाहता है। एक बोला, इसे पकड़ लो, इसे सरदार के पास ले चलते हैं, सरदार खुश हो जाएंगे। दूसरा बोला। इस तरह वे लोग उस व्यापारी को पकड़कर अपने सरदार के पास ले गए। सरदार, देखिए तो हम किसे ले आए हैं। वे एक साथ बोल उठे, अरे किसे ले आए हो? यह तो कोई व्यापारी लगता है। कुछ माल वाल मिला कि नहीं? अरे छीन छान करके मारपीट कर वहीं से भगा देते, खामख्वा इसकी जान लेना पड़ेगा। सरदार चीढ़कर बोला, नहीं सरदार, आप इसके इस नकली रूप पे मत जाइए। यह तो वही ठग है जो हमारा खजाना लेकर भाग गया था। यह अभी तक भैंस बदलकर जंगल में घूम रहा था। हमने इसे पकड़ लिया, इसीलिए आपके पास लाए हैं। एक बोला।
अबे बेवकूफ़ों, तुम यह क्या कह रहे हो? तुम्हारी अक्ल घास चरने गई है क्या? वह कैसे हो सकता है? वह तो एक बूढ़ा था, सरदार बोला। सरदार, यह वही है। लगता है यह भैंस बदलने में माहिर है। पता नहीं वह बूढ़े वाला रूप भी इसका असली रूप न रहा हो। लेकिन तुम यह कैसे कह सकते हो? सरदार बोला। मालिक, आप इस कुत्ते को पहचान रहे हो ना? अरे हाँ, कुत्ता तो वही है। लोग ठीक कहते हो। इसने अपना तो रूप बदल लिया, लेकिन कुत्ते का रूप बदल नहीं पाया है। और भैंस बदल कर आप इंसान को तो धोखा दे सकते हो, अपने पालतू जानवर को नहीं। सरदार ने अपनी सहमति जताई। देखिए सरदार, कैसे इसकी टांगों में घुसा जा रहा है। अब सरदार के एक और साथी ने अपने सरदार की हाँ में हाँ मिलाई। अब तक के घटनाक्रम से व्यापारी यह तो समझ गया कि यह लोग उसे वही बूढ़ा व्यक्ति समझ रहे हैं, लेकिन पूरी बात अब भी उसके पल्ले नहीं पड़ रही थी। सरदार, वह बोला, मुझे लगता है आप लोग मुझे कोई और समझ रहे हैं, लेकिन मैं वह नहीं हूँ। मैं तो एक सीधा साधा व्यापारी हूँ। हाँ, और यहाँ जंगल में व्यापार करने आया है, एक ने कहा, और बाकी सरदार सहित उसके सारे साथी ठहाका मारकर हंसने लगे। देख भाई, खोजी या अन्वेषक या व्यापारी या जो कोई भी है तू, अब झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं। सरदार ने कहा, अब तो तुझे बताना ही होगा हमारा ख़जाना कहाँ है। हम तो सीधे साधे डाकू थे। तू हमारे पास आया, 1 महीना हमारे साथ रहा, हमें बोला कि इस जंगल में खजाना है, हमें ढूंढ कर देगा। हम मान गए। तूने शर्त रखी, उसमें आधा हिस्सा तेरा होगा, हम यह भी मान गए। हमने 1 महीना तक तेरी आवभगत की, तूने जो कुछ मांगा हमने दिया। अब वह हमें कुछ भी खबर देने के बजाय तू भैंस बदल कर घूम रहा है। इसका मतलब खजाना तुझे मिल गया है और तू हमें हमारा हिस्सा नहीं देना चाहता। लेकिन सरदार, मैं वह नहीं हूँ, बल्कि यहाँ से दूर उल्का नगर देश का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ, और यह कुत्ता मैंने उसी बूढ़े व्यक्ति से खरीदा है। फिर व्यापारी ने सारी कहानी उन डाकुओं को कह सुनाई और साथ में यह प्रस्ताव भी रखा कि उस बूढ़े का अधूरा छोड़ा गया काम वह पूरा कर देगा, और वो भी उससे आधे में, यानी खजाने का चौथाई हिस्सा लेकर। अब वे डाकू बड़े असमंजस की स्थिति में फंस गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उसे सच माने या ना माने। अब उनमें बहस होने लगी। कुछ डाकुओं का यह भी कहना रहा कि इस पर एक बार विश्वास करने में कोई नुकसान भी नहीं। अगर यह अपना काम पूरा कर देता है तो फ़ायदा ही है, अगर नहीं कर सका तो सज़ा दी जाए। आखिर सरदार बोला, ए व्यक्ति, तू जो कोई भी है, हम लोग अब तक इस बात पर एक मत नहीं हो सके कि तू वही धोखेबाज व्यक्ति है या व्यापारी, जैसा भी तू बता रहा है। लेकिन तेरा प्रस्ताव आकर्षक है और हम तुझे एक अवसर देने पर सहमत हैं। लेकिन इस देश में जिस प्रकार हमारी धाक है, हम धोखा खाकर भी अगर दंड नहीं देते तो इससे हमारी साख पर बट्टा लगता है। अब तू यह बता कि इस स्थिति में हम तेरी बातों पर क्यों और किस प्रकार विश्वास करें। व्यापारी बोला, है सरदार, विश्वास तो मन से आता है और यह मन में ही उत्पन्न होता है। आप बताएं, आपका मन क्या कहता है। सरदार बोला, मन में तो विश्वास उत्पन्न हो चुका है, किंतु दूध का जला तो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। आपका कहना बिल्कुल उचित है सरदार। आप एक बुद्धिमान सरदार जान पड़ते हैं, और क्यों न हो इतना बड़ा गिरोह चलाना और पूरे देश में अपनी धाक जमाना यह किसी साधारण व्यक्ति का काम तो नहीं हो सकता। व्यापारी ने कहा।
उसने अपनी सहज व्यापारी बुद्धि का इस्तेमाल किया था। वह जानता था प्रशंसा से बड़ा कोई हथियार नहीं हो सकता, क्योंकि प्रशंसा तो दुश्मन के हथियार को भी बौथरा कर देती है। बुद्धिमान व्यक्ति तो आप भी हैं, वरना डाकूराज बेतंड के मन में विश्वास उत्पन्न करना तो पत्थर पर फूल उगाने जैसा है। सरदार ने भी उसी शैली में जवाब दिया तो व्यापारी के मन में भी आशा जाग उठी। लेकिन सरदार ने आगे कहा, तुम मुझे यह बताओ कि मैं विश्वास क्यों करूं? मन में बड़ी अदालत दुनिया में दूसरी नहीं है। यदि आपका मन विवेकशील है, आप पहले तो यह देखिए कि आपके अंदर नीर क्षीर विवेक है। अगर आपका मन विवेकशील है तो अपने मन का कहा मानिए। व्यापारी ने सोचा कि अपने मन को कौन अविवेकशील समझता है, अतः यह तीर तो निशाने पर लगा ही समझो। लेकिन सरदार ने आशंका जताई, इससे पहले भी मैंने अपने मन पर विश्वास किया था, बदले में क्या मिला? छल, धोखा। इसमें आपके मन का कोई दोष नहीं है, ए बुद्धिमान सरदार, क्योंकि जहाँ योजना के विफल होने में हमारी कार्यनीति का दोष और साथ ही आकस्मिक सहयोग का भी हाथ होता है, वहीं धोखा खाना हमारी सतर्कता की चूक होती है। तो सरदार, इसमें दोष आपके मन का नहीं है, व्यापारी ने कहा। वाह वाह, क्या बात कही है मेरे बुद्धिमान मित्र, तुमने मेरे मन पर से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। अब मैं निश्चित रूप से खजाना ढूंढने का तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ और तुम जैसा विद्वान व्यक्ति कभी विफल नहीं हो सकता, ऐसी आशा करता हूँ, सरदार ने खड़े होकर कहा। इससे व्यापारी की जान में जान आई। अब उसे इस खतरे से बच निकलने का विश्वास हो गया था। वह बोला, निसंदेह किसी एक परिस्थिति में दो बुद्धिमान लोगों का मत हमेशा एक ही होता है। निसंदेह, निसंदेह, सरदार ने सहमति देते हुए कहा। जिस प्रकार इस समय हमारा मत है कि आपको अपनी खोज शुरू करने से पहले 1-2 दिन विश्राम कर लेना चाहिए, ताकि आप बिल्कुल तरोताज़ा होकर अपना अभियान शुरू कर सकें। तो आज से 2 दिन आप हमारे अतिथि हैं। हमारे साथी हमेशा आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे और आपकी हर आवश्यकता और सुविधा का ध्यान रखा जा सके। एक बार फिर व्यापारी को अपनी मुक्ति की आशा क्षीण होती लगी, लेकिन इतनी मुश्किल से डाकू का विश्वास जीता है तो अब उससे असहमति जताना खतरनाक है। लेकिन अब क्या किया जा सकता है? वैसे भी विपत्ति में धैर्य ही अपना साथी होता है। वैसे भी कहा जाता है कि धैर्य गया तो परिस्थिति पर नियंत्रण गया। तो बुद्धिमानी इसी में है कि धैर्य के साथ परिस्थिति का सामना किया जाए। ऐसा सोचकर व्यापारी ने सरदार के प्रति सहमति और आभार प्रकट करते हुए उसका आतिथ्य स्वीकार कर लिया। तो यह था हमारा अनजाने लक्ष्य की यात्रा का पहला भाग। इसका दूसरा भाग हमारे YouTube चैनल पर जल्द ही अपलोड होगा। इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।